हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला, वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले होंगे। चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, साइंस क्लास 9। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का एक टाइप से बोल लो इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नेम पढ़ो, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर में हमें सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में जो भी मैटर है उसके बारे में पढ़ना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आसपास में कोई जो भी मैटर हो रहा है उसके बारे में, लेकिन सुनो मैटर क्या है यहाँ पर और किस चीज के बारे में पढ़ना है वो तभी आपको पता चलेगा जब आप मैटर को जान लोगे, है ना। तो मैटर क्या है देख लो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई भी चीज, मतलब डेफिनेशन क्या बोल रही है कि कोई भी चीज जो कि कोई ना कोई जगह ले, ठीक है, और वो कुछ मतलब उसका कुछ ना कुछ मास हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है मार्कर, ठीक है। अब इस मार्कर का मास मान लो 100 ग्राम्स है, मतलब इसका मास है, और ये यहाँ पर कोई ना कोई जगह जो है ये ऑक्यूपाई कर रहा है ना। मतलब इस रूम में अगर हम रूम को लेके चले तो रूम में कोई ना कोई जगह तो ये ले रहा है ना, यानी कि ये मैटर है। जैसे कि मैं हूं, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, यानी कि मेरा कोई ना कोई मास तो है, मान लो 40 kg, तो मास तो है ना। मास एक्चुअली ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, ठीक है, उसमें कितना अमाउंट पार्टिकल का प्रेजेंट है, यानी कि ये किस चीज से बना है तो वो कितना अमाउंट है। ठीक है, आगे चल के आप पढ़ोगे कि हर चीज एटम से बनी है, तो हर सब्सटेंस में कितने एटम्स हैं, राइट, वो उसका मास हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, या फिर उन एटम्स का वेट बोल दो। तो फिलहाल के लिए मैं हूं, मेरे में मास कितना है, मतलब मेरे में जो भी मास है, मतलब मेरा कुछ ना कुछ तो मास है ना, और मैं कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हूं इस रूम में, है ना, तो मैं भी मैटर हो गया। ऐसे ही हर चीज इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे स्पेस में, हर चीज जो कि मतलब जिसके पास कोई ना कोई मास हो और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो। अब स्पेस ऑक्यूपाई करने को हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, है ना। स्पेस ऑक्यूपाई करने को वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, बोर्ड का छोड़ो बोर्ड का, जैसे कि एक रूम है ये वाला पूरा, ठीक है, और मैं यहाँ पर हूँ, तो इस रूम में मैं कितनी जगह ले रहा हूँ, मतलब इस रूम की टोटल जगह, और मैं इस रूम में मतलब कितनी जगह मैं ले रहा हूँ, वो मेरा हो जाएगा वॉल्यूम, है ना। इस रूम को मैं कितना फिल कर रहा हूं वो मेरा हो जाएगा वॉल्यूम। मतलब मैं इस इतने पार्ट में खड़ा हुआ हूं, तो ये जो मैं जगह को घेर रहा हूं, इस जगह को मैं फिल कर रहा हूं, तो इतनी जगह मेरी हो जाएगी वॉल्यूम, है ना। और इसी का मतलब होता है ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना। तो आ रही है ना फील, तो वही है, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ठीक है, तो वो हो जाएगी मैटर। यानी कि आप बोल दो कागज, पेन, पेंसिल, हर चीज जो आप देखते हो वो मैटर है। तो उसी के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है ना, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो यही सब है चैप्टर में, ठीक है। तो ये हो गया मैटर। अभी एक एग्जांपल से आप और समझ जाओगे, देखते जाओ। तो हमने डिस्कस किया था कि मैटर क्या है। मैटर हर वो चीज जिसके पास कोई ना कोई मास हो और वो यूनिवर्स में जो भी स्पेस है उसका कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, है ना। मतलब पूरा यूनिवर्स है, उसमें कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो ऐसी चीज हो जाएगी मैटर। जैसे कि मान लो पूरा यूनिवर्स है और पूरे यूनिवर्स में हमारा अर्थ है, तो अर्थ का एक मास है और अर्थ पूरे यूनिवर्स का
कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम फिल कर रहा है, ठीक है, तो वो एक मैटर हो गया। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा कार्टन है, ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स को हम यूनिवर्स मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये है एक फेविकॉल का बॉक्स, ठीक है, ये है एक फेविकॉल का बॉक्स। तो जब इसको मैंने इसमें रख दिया, ठीक है, अब आप सोच के चलो कि ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिवर्स, इसको हमने यूनिवर्स मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये जो फेविकॉल का बॉक्स मैंने रख दिया, तो ये यूनिवर्स हो गया, बाउंड्री फिक्स हो गई। अब इस फेविकॉल में कोई ना कोई तो मास है ना, और ये इस पूरे बॉक्स में कुछ ना कुछ तो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है ना। देखो ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इतनी जगह को, इतनी जगह में आप और कुछ नहीं रख सकते हो, है ना। तो इस पूरे वॉल्यूम का मतलब इसकी जो पूरी कैपेसिटी थी उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, और इसका मास भी है, यानी कि ये हो गया मैटर। इसी प्रकार से पूरे यूनिवर्स में हर वो चीज जिसके पास मास हो और हर वो चीज जो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, ठीक है, तो वो हो जाएगी मैटर। तो इस वाले एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा मैटर एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े तो आगे देखो क्या दिया है, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, यानी कि पुराने जमाने में जो भी इंडियन साइंटिस्ट थे, जो भी इंडियन फिलोसोफर्स थे, दे क्लासिफाइड मैटर, यानी कि उन्होंने मैटर को क्लासिफाई कर दिया इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, पंच तत्व, है ना। इससे आप फेमिलियर होंगे, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं क्या किया था उन्होंने। मतलब एग्जैक्टली ये हुआ था कि उन्होंने मैटर को इन 5 सब्सटेंस में बोल सकते हो या फिर 5 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये था कि मैटर या तो इन 5 चीजों के मिक्सचर से, मान लो एयर और अर्थ के मिक्सचर से, मतलब ये सारे पांचों चीजों के मिक्सचर से बना है मैटर। मतलब पूरी दुनिया में कोई भी मैटर ले लो, इनके हिसाब से, इंडियन फिलोसोफर्स के हिसाब से, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स के हिसाब से, ये जो मैटर है ये इन 5 चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। यही 5 बेसिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट हैं जिसने मतलब मैटर को बनाया। मैटर इन्हीं चीजों से बना है। लेकिन जब मॉडर्न साइंटिस्ट आए तो उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, है ना। अब आप बोलोगे भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, ये तो इन्होंने सिंपल बेसिक 5 एलिमेंट्स से क्लासिफाई कर दिया। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 और इन 5 एलिमेंट से मिलकर ही और सारे जो भी मैटर है वो मतलब बना है। लेकिन ये 5 एलिमेंट खुद मैटर है भाई, है ना। अगर हम देखें फायर, अगर जहां भी कोई फायर आती है तो वो कोई ना कोई मास है उसका और कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है ना वहां पे जगह पे। ऐसी वाटर का आप देख सकते हो, बकेट में आप बकेट है, बकेट में आपने आधा बकेट वाटर ले लिया, यानी कि उसने बकेट का जितना टोटल वॉल्यूम था, जितनी टोटल कैपेसिटी थी, उसमें से आधा वॉल्यूम घेर लिया ना, तो उसका कुछ वॉल्यूम है और मास भी होगा उसका। तो वाटर भी एक मैटर है, ठीक है। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। अब फिजिकल और केमिकल के बीच में डिफरेंस क्या होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस क्या होगा। देखो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे कि वो फिजिकल चेंज करेगा, ठीक है, फिजिकल प्रोसेसेस करेगा, और मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे कि वो केमिकल प्रोसेसेस करेगा। अरे भैया समझ नहीं आया, चलो देखो समझो। जैसे मान लो कोई भी मैटर, ठीक है, कोई भी मैटर है, अगर वो फिजिकल प्रॉपर्टी पॉजेस करता है, यानी कि वो फिजिकल है, यानी कि वो जो भी रिएक्शन करेगा, है ना, तो उसमें ना कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। वैसे यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे लिख देते हैं, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। ये मैं आपको रट्टाफिकेशन वाला बता रहा हूँ, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पर नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर होगा। मतलब जो मैटर केमिकल प्रॉपर्टी पोजेस करेगा, यानी कि वो मतलब किसी दूसरी चीज से रिएक्ट करके
एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर लेगा, है ना, तो वो हो जाता है केमिकल प्रॉपर्टी उसकी, कि उसने केमिकल चेंज कर लिया। केमिकल चेंज क्यों किया? क्योंकि उसके पास केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि वो केमिकल है। ठीक है, अब देखो बेसिक डिफरेंस देख लें, ये तो मैंने वैसे आपको बता दिया। बेसिक डिफरेंस देखें, फिजिकल प्रॉपर्टी पोजेस करना, केमिकल प्रॉपर्टी पोजेस करना डिपेंड करता है एटम्स पे। आप आगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ोगे एटम के बारे में, अभी मैं आपको बता देता हूँ, बस आप याद कर लो, ठीक है, फिर आप आगे आपको समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। देखो जैसे कि कोई मतलब मैटर, आप ये याद रखो कि हर मैटर एटम से बना है, ठीक है, एटम्स से बना है। एटम्स में ये हो गया न्यूक्लियस, और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऐसे पहले शेल में दो ही होंगे, आप केवल याद रखो मैटर एटम से बना है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर दो ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रोसेस वो होगा कि ये दोनों रिएक्ट कर जाएं, यानी कि ये दोनों रिएक्ट कर जाएं, ये एक मैटर है, ये दूसरा मैटर है। जब ये दोनों मैटर, ये है मैटर वन, ये है मैटर वन और ये है मैटर टू, उसका एटम, है ना, एटम से बना है तो वी कैन से एटम, ठीक है। तो मैटर वन का एटम, मैटर टू, अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे और अगर वहां पर फिजिकल प्रोसेस होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन इन द केस ऑफ केमिकल, ये फिजिकल के केस में कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कोई अदला बदली नहीं होगी, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कोई अदला बदली नहीं होगी, जस्ट मैटर के स्टेट्स या तो चेंज हो जाएंगे, जस्ट मैटर के स्टेट्स चेंज होंगे, लेकिन एटम में इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली नहीं होगी, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पर या तो एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे एटम को दे देगा, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे चला जाएगा, या फिर ये दोनों एक एटम को, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं, या फिर ये अपना इसको दे सकता है इलेक्ट्रॉन। तो जब ऐसा होगा तब केमिकल चेंज होगा, तब केमिकल वो प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आप जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगी आपको ये बात, और 10th में जाने के बाद आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी बस आप इतना याद रखें। करेंगे हम, मतलब हमने अभी तक मैटर के बारे में पढ़ लिया, मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि अर्ली साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई कर दिया पंच तत्व में, ठीक है। लेकिन फिर मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाई किया उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे होंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, ठीक है। फिजिकली वो क्या है मैटर, मतलब कि आपने दुनिया में कोई भी मैटर उठाया तो जो आप देख रहे होगे, जो वो फिजिकली कर रहा होगा, तो उसका प्रॉपर्टीज क्या है उसका नेचर, ठीक है, क्या वो शो कर रहा होगा फिजिकली, वो पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट देख लो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि ये है हमारा बीकर, ठीक है, अच्छी बात है, ये बीकर हो गया। इस बीकर में मैंने यहां तक, ये जो है ये पानी है, ठीक है, ये जो है ये पानी है यहां तक। अब इस पानी में ये बीकर, ये पानी, इस पानी में मैंने कुछ शुगर के क्रिस्टल्स, मतलब जो शक्कर होती है, शक्कर के दाने
मान लो मैंने 1 टीस्पून शक्कर ले ली, ठीक है, 1 टीस्पून शक्कर मैंने इसमें डाल दी। अब मैंने इसको स्टिर किया, तो एक्चुअली क्या होगा कि जितना वाटर लेवल अभी है, यानी कि जितना पानी अभी है, तो मतलब बेसिकली मैंने यहाँ पर डाला शक्कर को घोला, ठीक है, तो जितना पानी अभी है, जितना पानी शक्कर डालने से पहले था, उतना ही पानी शक्कर डालने के बाद और उसको घोलने के बाद भी है, ठीक है। यानी कि फिर आप बोलोगे यार कि पानी तो है इतना, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमने भैया ऊपर से शक्कर भी तो डाली है, तो वाटर लेवल बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें मैटर ऐड हुआ है। जैसे कि मान लो अगर मैं इसमें पानी मिलाता, तो जो पानी है उसका लेवल बढ़ता ना, लेकिन यार शक्कर मिलाने पे ऐसा क्या हो रहा है? शक्कर मिलाने में पानी क्यों नहीं बढ़ रहा? ऐसा क्या जादू हो गया? देखो क्या होता है कि पानी एक मैटर है, यहाँ पर क्या दिया है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पानी में पार्टिकल्स हैं। यहाँ का अपन एक क्रॉस सेक्शन व्यू ले लेते हैं, ठीक है, पानी में पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे हैं पार्टिकल्स। ये आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिख रहा है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो पानी में पार्टिकल है, पानी मैटर है, तो मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो शुगर क्रिस्टल्स है, मतलब ये जो स्पेसेस देख पा रहे हो आप, एक मिनट, ये जो स्पेसेस देख पा रहे हो, ये खाली स्पेसेस, ये इन स्पेसेस में जो शुगर थी, जो शुगर के क्रिस्टल्स थे, तो जब हमने उसको स्टिर किया, तो जो शुगर के क्रिस्टल्स थे ना, वो मूव करे, उन पे फोर्स लगा इन्हीं पार्टिकल्स का, क्योंकि अगर ये पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे, अगर ये पार्टिकल्स मूव करेंगे, वो शुगर के क्रिस्टल्स को कोई ना कोई फोर्स तो देंगे ना। तो जब शुगर के क्रिस्टल्स पे फोर्स लगेगी इन पार्टिकल्स की, तो शुगर के क्रिस्टल्स टूटेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो छोटे पार्टिकल्स इन जगह में आके इन जगह में अपनी जगह लेते हैं। मतलब ये जो इस जगह को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्यों? इंटर यानी कि अंदर, मॉलिक्यूलर यानी कि पानी में मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल दो, पार्टिकल्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, वैसे एक ही बात है, लेकिन आप एक ही बात लेके चल सकते हो, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर यानी कि ये है पानी जो है मॉलिक्यूल से बना है, तो मॉलिक्यूल के बीच में, ये मान लो ये एक मॉलिक्यूल 1 है, ये एक मॉलिक्यूल 2 है, तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस बचा है वो हो गया इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, क्लियर है। तो अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं, इनमें जो शुगर के क्रिस्टल्स टूट गए थे पार्टिकल्स में छोटे छोटे, तो वो यहाँ पर आके छिप जाएंगे, इसीलिए वाटर का लेवल नहीं बढ़ा, क्योंकि यार स्पेसेस तो पहले से ही है। तो जब शुगर के क्रिस्टल्स आए तो वो इनमें छिप गए, बट जब हमने पानी डाला तो जितने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें थे, उतने ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें थे, पानी में। पानी के पार्टिकल्स इतने ही बड़े हैं और वो भी उतने ही बड़े हैं, तो वो इसमें नहीं आ सकते। पानी का कंटेंट सेम रहेगा, उसमें जितने पार्टिकल्स हैं, मतलब पार्टिकल्स की जितनी दूरी है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो सेम रहेगी, ठीक है। मतलब ये बात समझो कि शुगर थी, वो शुगर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुई और वो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में आ गई। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि शुगर में पार्टिकल्स थे, और वो पार्टिकल्स कैसे थे, छोटे, यानी कि हर मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, और वो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, छोटे मोटे से पार्टिकल्स हैं, है ना। और यही हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल।
पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो, मान लो इसको मैं रब करूं, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। मान लो मैंने एक ये छोटा सा बीकर लिया, इसमें भी छोटा बीकर लिया, ये भी छोटा बीकर लिया, यही सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन बन गया। शक्कर का पानी मान लो, ठीक है, शक्कर का पानी है ये, तो इसमें मैंने इतना पानी लिया, इसमें मैंने इतना पानी लिया, इसमें मैंने इतना पानी लिया, ठीक है। अच्छी बात है। तो अब ये जो पानी था, ये जो पानी था, इसको मैंने इसमें डाल दिया, तो इसका लेवल इतना आ गया। तो आप ये नोटिस करोगे कि इसको मान लो बीकर ए बोल दिया, तो बीकर ए मतलब बीकर एक्स, इसको आप टेस्ट करना तो ज्यादा मीठा लगेगा। जब आप ए को टेस्ट करोगे तो थोड़ा सा कम मीठा लगेगा, लेकिन मीठा लगेगा। इसको बी में डाला, किसको, इससे इसमें, इससे इसमें, और अब इससे इसमें, तो जब ए को बी में डालोगे तो कम मीठा लगेगा, ठीक है, लेकिन मीठा लगेगा। इसको इसमें डालो, बीकर सी, जब इसको इसमें डालोगे तो भी मीठा लगेगा, लेकिन बहुत कम। लेकिन यहां पर क्या देखा कि चारों केसेस में आपको शुगर का टेस्ट आ रहा था, यानी कि इसमें ये शुगर के पार्टिकल्स मिक्स हो गए। जब ये वाटर थोड़ा सा इसमें गया, वाटर गया इसमें, तो ये शुगर के पार्टिकल्स इस पूरे वाटर में फैल गए। अब इतने से इसमें जाके भी फैल गए, इसमें भी कम रह गए ना, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे हो गए। मतलब आप सोच सकते हो कि कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और कितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, है ना। तो क्योंकि तभी तो यहाँ पर ऐसा हुआ, आपको मिठास हर बीकर में मिली। जैसे ऐसे ही आप मतलब एनसीईआरटी में दिया पोटेशियम पर मैंगनीट, मान लो ये शुगर के क्रिस्टल्स नहीं है, पोटेशियम पर मैंगनीट है, तो पोटेशियम पर मैंगनीट जब आप मिक्स करोगे तो वो एक कलर देगा, ठीक है। जब आप इसको इसमें डालोगे तब भी वो कलर आपको दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा फेड हो जाएगा, वो कम हल्का सा कलर हो जाएगा। इसमें डालो और हल्का होगा, इसमें डालो और हल्का होगा, लेकिन कलर होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स छोटे हैं और वो सारे पार्टिकल्स इन सारे बीकर्स में मिक्स हुए, इसीलिए वो कलर शो कर रहा है। तो ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हो गया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। हमने पढ़ा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो मैटर के बारे में जब हमने पढ़ा तो मैटर क्या था, मैटर पार्टिकल से बना है और वो पार्टिकल्स छोटे हैं। अब उन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैटर पार्टिकल से बना है, मैटर पार्टिकल्स से बना है और वो पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, है ना। और अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एक मिनट बार बार दूसरा लेने दें। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ये हम देख चुके हैं। शुगर क्रिस्टल्स वाला एग्जांपल जब हमने दिया था, इसमें पानी था, यहाँ पर शुगर क्रिस्टल्स डाले गए थे, तो जब शुगर क्रिस्टल्स डाले गए थे तब मॉलिक्यूल्स थे। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो स्पेस है, ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हर मैटर में उस पे डिपेंड करता है कितना है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, मैटर बना है पार्टिकल से, और वो पार्टिकल कितनी कितनी दूरी पर हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है एक सॉलिड ब्रिक का ब्लॉक है, ब्रिक्स का ब्लॉक है, ठीक है। अब इसमें जो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें जब आप पार्टिकल्स को देखेंगे तो वो कितने कितने हैं, इतने स्पेस पर हैं। तो ये जो है, ये जो बीच में स्पेस है, ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी कि मैटर बना पार्टिकल्स है और उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस बच रहा है
वो हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और ये बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम बट वेरीज इट मतलब वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर, अलग अलग मैटर में अलग अलग स्पेस, मतलब ज्यादा किसी में हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें होगा बताओ भाई, सोचो सोचो भाई, सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें होगा? एयर में। देखो एयर भी एक मैटर है, क्योंकि अर्थ में, पूरे अर्थ पे एयर अर्थ का वॉल्यूम घेर रही है कुछ ना कुछ तो, और उसका भी एक मास है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो एयर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, तभी मैं हाथ को ऐसे ऐसे कर पा रहा हूं, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा हैं। अगर मॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होते, पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, तो इसमें क्या पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास में है, तो मैं ना ऐसे नहीं चला सकता ना इसके आर पार। लेकिन जो एयर है, एयर भी मैटर है, लेकिन एयर में पार्टिकल्स जो हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूरी पर हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा हैं, इसीलिए हम चल फिर पाते हैं। अगर एयर में भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत पास पास होते, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता पार्टिकल्स के बीच में, तो हम हाथ वाथ या फिर हम चल नहीं पाते, चलने में हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता, ठीक है। आसानी से हम इसलिए चल पाते हैं क्योंकि एयर में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, तो ये याद रखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग। अच्छा, मतलब कि हमने देखा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं शुगर का एग्जांपल लूं कि शुगर में जो पार्टिकल्स थे, शुगर में जो पार्टिकल्स थे वो मूव कर रहे हैं। यस, एग्जांपल आपने अगरबत्ती, है ना, अगरबत्ती तो जलाई होगी, तो अगरबत्ती की जो एसेंस है, उसकी जो खुशबू है, वो एक जगह पे तो रहती नहीं है ना, जब वो जलेगी तो वहां से आप देखो धुआं सा उड़ता रहता है ना, और फिर वो पूरे में फैल जाता है, तो आपको दूर भी उसकी थोड़ी बहुत सुगंध तो आती है, सुगंध आती है ना। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मान लो ये है अगरबत्ती, ठीक है, इसको आपने जला दिया, यहां से निकला धुआं, मतलब धुआं नहीं, उसकी एसेंस, उसकी फ्रेग्रेंस निकली, ठीक है। अब ये पूरे चारों तरफ पूरे घर में क्यों फैलती है? क्यों फैलती है? क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, है ना, और वो मूव कर रहे हैं तो इसके पार्टिकल्स को फोर्स दे रहे हैं और ये पूरे में फैल रही है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स को, ये जो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे इनको एयर के पार्टिकल्स भी दे रहे हैं फोर्स, और ये खुद पार्टिकल इसीलिए मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, इसीलिए आपको जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे मतलब घर में फैल जाएगी, या फिर जिस कमरे में लगा है उसमें फैल जाएगी, है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो फ्रेग्रेंस वहीं की वहीं रहती, पूरे कमरे में नहीं फैलती। तो ये ध्यान रखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग, ठीक है। अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो पानी लेना, ठीक है, किसी भी कंटेनर में ले लेना पानी, और उसमें आप पेन की इंक निकाल के डाल सकते हो, या अगर आपके पास इंक है तो आप इंक की एक ड्रॉप डाल देना और उसको वैसे ही रहने देना, ना कोई फोर्स लगाना, कुछ मत करना, वैसे ही स्थिर रहने देना। जब आप देखोगे कि उसके पार्टिकल्स, मतलब जो इंक है वो मूव कर रही है पूरे वाटर में। क्यों कर रही है? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड कर रहे हैं, इधर उधर मूव करे जा रहे हैं, है ना, और वो इधर उधर मूव कर रहे हैं तो वो जो इंक के पार्टिकल्स हैं उनको भी फोर्स दे रहे हैं, तो वो पूरे वाटर में फैल रही है, ठीक है। आगे बढ़े हैं, आगे हम बढ़ेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, तो इसका भी एग्जांपल हम ब्रिक से लेते हैं, हम ब्रिक्स से लेते हैं। तो इसमें अगर मान लो
ये हैं पार्टिकल्स। अगर ये पार्टिकल्स, क्या बोला, अट्रैक्ट ईच अदर, अगर ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ये ब्रेक टूट जाएगी। क्या ये ब्रेक हमेशा ब्रेक रहेगी? अगर इन पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स नहीं होगी, अगर ये पार्टिकल्स जुड़े हुए नहीं होंगे, तो क्या ये ब्रेक हमेशा ब्रेक रहेगी? ये तो टूट जाएगी। अरे यार, जब मैटर, ये ब्रेक एक मैटर है, मैटर बना है पार्टिकल से, मैटर पार्टिकल्स से बना है, और अगर पार्टिकल्स ही एक साथ नहीं रहेंगे, पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, तो ब्रेक भी टूट जाएगी ना, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि ये भी एक चीज है कि अट्रैक्शन किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर, बट अट्रैक्शन होगा। जैसे कि एयर का, फिर से वही एग्जांपल, एयर में हम हाथ क्यों घुमाते हैं? हाथ क्यों आसानी से घुमा पाते हैं, अपन क्यों घूम पाते हैं? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन है, वो कम है। ठीक है। लिक्विड में जब हाथ डालोगे, पानी में हाथ घुमाओगे, तो थोड़ा सा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन एयर से ज्यादा है, उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन एयर से ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है ना। इसी वजह से उसमें थोड़ा सा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है। वही सीन यहाँ पर रहेगा कि ब्रिक में आप हाथ ऐसे आर पार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, वो ज्यादा है, और इस अट्रैक्शन को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है। और अब अट्रैक्शन हो रहा है, मान लो ये ऐसे अट्रैक्शन हो रहा है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स होगी जो दोनों को अट्रैक्ट कर रही है। ये एक फोर्स लगा रहा होगा इसको खींचने के लिए। मान लो ये यहाँ पे है, ये पार्टिकल आया, अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि ये जो है, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, और ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि फोर्स तो लग रही है। तो इस फोर्स का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मैटर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स के बारे में, ये सब जानकारी हमने आज प्राप्त कर ली है। अगले वीडियो में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के सारे स्टेट्स, उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, सब कुछ क्लियर कर लेंगे।